Everyone, today we are going to do Class 8 Science, Chapter number 7 Conservation of Plants and Animals. सो कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम हमारे आसपास मौजूद प्लांट्स और एनिमल्स की रक्षा कर सकते हैं। हम बहुत सारी न्यू प्लेसेस के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और इस तरह के बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर की। We saw in class 7 that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu। तो क्लास 7 की साइंस की बुक में आपने पढ़ा होगा कि फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन एक चैप्टर था, तो उसमें आपने देखा होगा कि पहेली और बूझो दो बच्चे थे जो कि फॉरेस्ट विजिट करने गए थे प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ। प्रोफेसर अहमद ऑफ कोर्स प्रोफेसर थे और टीबू जो था वहीं का एक फॉरेस्ट वाला चाइल्ड था। They were eager to share their experiences with their classmate। अब हम कहीं भी नई जगह जाते हैं तो वापस आके अपने क्लासमेट से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। ठीक उसी तरह से पहेली और बूझो ये भी काफ़ी ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे थे कि कब अपने दोस्तों से मिलेंगे और अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर करेंगे। तो अब ऐसा तो नहीं था कि यही बच्चे कुछ नई जगह पे गए थे, क्लास के और बच्चे भी नई जगह गए थे। तो दूसरे जो बच्चे थे वो गए थे भरतपुर सेंचुरी में। तो एक तरह का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था जहाँ पे बच्चों ने विज़िट किया था और वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर थी। Some others had heard about Kaziranga National Park, Lok Chao Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve। दूसरे बच्चे जो थे उन्होंने इन सब के नाम सुने थे। तो कुछ नेशनल पार्क्स के नाम सुने थे, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम सुने थे और कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स और नॉर्मल रिजर्व्स के नाम सुने थे। तो सबसे पहला इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड कॉजेज़। तो हम देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। इतना तो आपको पता ही होगा, फॉरेस्ट को काटना है डिफॉरेस्टेशन, और उसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। सो अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पे बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स हैं, बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स हैं और ये सब एसेंशियल है। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कोई कम इम्पोर्टेंट है। मैन काइंड के सर्वाइवल के लिए हर एनिमल और प्लांट एसेंशियल है। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। पर आज इन सब के जीवन पे एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। क्या है वो खतरा? डिफॉरेस्टेशन। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज़। यानी डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? फॉरेस्ट को काट देना और वहाँ की लैंड को किसी और काम के लिए यूज़ करना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज़ मेंशन बिलो। यानी अब काट रहे हैं तो कोई ना कोई पर्पज़ होगा, तो कुछ पर्पज़ नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहला, लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना, वहाँ पे घर और फैक्ट्रीज़ बनाना, जो फॉरेस्ट को काट के वुड मिल रहा है उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना, उससे फर्नीचर बनाना। एंड सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवियर ड्रॉट्स। कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी हैं, जैसे कि जब फॉरेस्ट फायर होती है, जंगल में आग लगती है, तो उससे क्या होता है, सारे जो प्लांट्स हैं वो डेड हो जाते हैं, जल के मर जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ड्रॉट्स, अकाल की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। तो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं, बहुत सारी नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो एक्टिविटी 7.1 में आपको बताया गया है कि आप डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ को बताइए और बताइए कि उनमें से कौन से कॉजेज़ नेचुरल हैं और कौन से कॉजेज़ मैन मेड हैं। सो दिस वाज क्या क्या कॉजेज़ है डिफॉरेस्टेशन के। और अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंस यानी कि रिजल्ट। अभी हमने कॉज पढ़ा, तो कॉज पहले होता है, क्या उसका कारण है, और उसको काटने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज़ नोन एज कॉन्सिक्वेंस। पहेली एंड बूझो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहेली और बूझो ने रिकॉल किया कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसकी क्या क्या कॉजेज़
होंगे उन्हें याद आया कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और साथ ही साथ अर्थ पे प्रेजेंट जो पोल्यूशन लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है और इसी की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है और ग्राउंड वाटर लेवल भी इसी की वजह से कम हो जाता है। साथ ही साथ इससे नेचर का जो बायोलॉजिकल बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्रोफेसर अहमद जिनके साथ उन्होंने फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया था, उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह पेड़ कटते रहें और इसी वजह से रेनफॉल नहीं होगी और सॉइल की फर्टिलिटी जो है डिक्रीज़ होगी, उसमें हम फिर कुछ भी नहीं उगा पाएंगे। और ऐसा करने के मतलब इससे सिर्फ हमें नुकसान नहीं होगा, इससे बहुत सारी नेचुरल कैलेमाइटीज़ होंगी जैसे कि फ्लड्स और ड्रॉट्स। तो फ्लड मतलब एक्सेस ऑफ वाटर और ड्रॉट मतलब लैक ऑफ वाटर। तो अब पेड़ से एक्सेस ऑफ वाटर भी हो रहा है और लैक ऑफ वाटर भी हो रहा है। कैसे हो रहा है चलिए जानते हैं। हमें पता है कि प्लांट जो है उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ट्रीज कम है इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेस कंज्यूम हो रहा है और लेस कंज्यूम होगा इसका मतलब एटमॉस्फेयर में उसका अमाउंट बढ़ेगा। और अगर एटमॉस्फेयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो अर्थ है उसके आसपास एक लेयर है, जब भी इस पे सन रेज आती हैं तो कुछ रेज जो है ट्रैप हो जाती हैं और वही अर्थ को हीट अप करती हैं और उन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस में से एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और उससे हमें ही नुकसान होगा। The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा, हमारा वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगा और इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जो रेनफॉल है वो रिड्यूस हो जाए। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, वाटर साइकिल में डिस्टर्बेंस आएगी। वाटर साइकिल में डिस्टर्बेंस मतलब रेनफॉल कम और रेनफॉल कम मतलब ड्रॉट्स। So deforestation is a major cause which leads to the change in soil properties. सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में चेंज लाने का एक मेजर कॉज क्या है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल जो है अनफर्टाइल हो जाता है, फिर हम उस पर कुछ भी नहीं उगा पाते। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाई प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। यानी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी अफेक्ट होती हैं प्लांटेशन और वेजिटेशन से। क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से ट्रीज जो हैं सॉइल इरोजन को रोकती हैं। वो क्या करती हैं, सॉइल को पूरी तरह से बेंड कर देती हैं, इसी वजह से वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं, उसे अवॉइड करती हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। अगर ट्रीज कम होंगे तो ज़मीन को कम बेंड किया, ज़मीन को कम बेंड किया इसका मतलब सॉइल इरोजन कम होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। तो अभी हमने पढ़ा सॉइल इरोजन में हमारा जो टॉप लैंड जो है रिमूव हो जाता है। तो अगर टॉप लैंड रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद नीचे के लेयर्स हमें दिखने लगेंगे और नीचे के लेयर्स हार्ड होते हैं और रॉकी होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रॉक वहाँ पे होता है। और ये जो सॉइल होता है इसमें ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है और ये काफ़ी कम फर्टाइल होता है। और इसी तरह से फर्टाइल लैंड जो है वो अनफर्टाइल हो जाता है और डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और यही जो प्रोसेस है जिसमें फर्टाइल लैंड डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है उसे डीसर्टिफिकेशन कहते हैं या डेजर्टिफिकेशन भी कुछ लोग कहते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन जिसमें फर्टाइल लैंड डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। Deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil। यानी डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी चेंज होगी और कम हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, यानी वाटर जो है सॉइल से नीचे जाते हैं, यानी जो इनफिल्ट्रेशन रेट होता है वो भी कम हो जाता है। और अगर इनफिल्ट्रेशन रेट होगा, सिंपल सी बात है, फ्लड्स आएंगे। तो हमने देखा कि किस तरह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से ड्रॉट्स भी हो रहे हैं और फ्लड्स भी हो रहे हैं, यानी एक्सेस ऑफ रेनफॉल भी और लेस रेनफॉल भी। The other properties of the soil like nutrient content, texture also change because of deforestation। यानी अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे सॉइल का नेचर चेंज होगा, उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट चेंज होगा, उसका टेक्सचर चेंज होगा। क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि हमें फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमें उन प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं और अगर हम ट्रीज़ को कट करेंगे तो इनकी शॉर्टेज भी सिंपल सी बात है होगी ही।
एनिमल लाइफ इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाई डिफॉरेस्टेशन। अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो उससे एनिमल लाइफ भी अफेक्ट हो रही है। कैसे हो रही है, इसके 2-4 पॉइंट्स आपको क्लास में डिस्कस करना है। चलिए अब आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी किस तरह से हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बूझो आर वरीड। अब हमें भी पता चल गया है तो हम परेशान हैं। हमें पता चल गया कि डिफॉरेस्टेशन से जब इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा तो हम परेशान हैं, तो इसी तरह से ये 2 बच्चे भी परेशान होंगे। इसीलिए वो प्रोफेसर अहमद के पास गए और उनसे पूछा कि किस तरह से हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं ताकि हम अपनी अर्थ को भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं बायोस्फीयर के बारे में। तो बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, यानी वहाँ पे हाइड्रोस्फीयर भी है, लिथोस्फीयर भी है और एटमॉस्फेयर भी है। और वो रीजन जहाँ पे ये तीनों चीज़ें हैं दैट इज़ नोन एज बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर ही है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। फिर है बायोडाइवर्सिटी। तो जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी अर्थ पे जो अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं को रेफ़र करने के लिए ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ड यूज़ किया जाता है। और इससे हमें पता चलता है कि उनके क्या रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ। Professor Ahmed organizes a visit to a biosphere reserve for Paheli, Buju and their classmate। यानी जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने सोचा कि बच्चों को इनके बारे में पता चलना चाहिए, इसलिए उन्होंने सभी बच्चों के लिए एक टूर जो है, एक विज़िट जो है बुक किया। ही सिलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस नाम का एक प्लेस उन्होंने चुना। वो जानते थे कि यहाँ पे वो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाएंगे जो कि हिमालय के पीक्स पे पाए जाते हैं, या फिर वो प्लांट्स और एनिमल जो कि लोअर वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। प्रोफेसर अहमद का मानना ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो यूनिक है, इसीलिए वो माधव जी, एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय या फिर एक टूर गाइड से कहते हैं कि वो बच्चों को बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर गाइड करें। तो ये जो हमारे माधव जी हैं इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से प्रिजर्विंग एरियाज आर ऑफ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, और बताया कि किस तरह से वो नेशनल हेरिटेज का पार्ट भी हैं। So now, Madhavji explains to the children that apart from our personal efforts and efforts to the society, government एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, यानी हम ख्याल रख रहे हैं, समाज ख्याल रख रहा है, पर उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो भी फॉरेस्ट और एनिमल्स का ख्याल रख रही हैं। वो कुछ रूल्स बनाती हैं, कुछ मेथड्स बनाती हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाती हैं जिससे वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके। वो बहुत सारे सेंटर्स भी बनाती हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाती हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। ये कौन बनाता है? ये बनाती है हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिटेट्स, हमारे फ्लोरा और फोना, प्लांट्स और एनिमल्स और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए जाते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड है। तो ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं यहाँ पे ना ही कल्टीवेशन कर सकता है, ना ही कोई एनिमल्स अप्रोच कर सकता है, ना ही उनकी स्मगलिंग हो सकती है, ना ही यहाँ पे कुछ हो सकता है। कोई भी इलीगल काम यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, यानी यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। फिर है नेशनल पार्क। तो ये वो एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी यहाँ पे थोड़ी सी प्रोहिबिशंस है, पर नेशनल पार्क में फ्रीली जो है वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो है बहुत लंबे लंबे एरिया में होते हैं, लार्ज एरिया होता है और सबका सब प्रोटेक्टेड लैंड होता है। और यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स को नहीं प्रोटेक्ट किया जाता है, यहाँ पे प्लांट और एनिमल रिसोर्सेस और जो ट्राइबल्स हैं इन सब की भी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। सो गवर्नमेंट इज़ डूइंग मच, वी शुड ऑल्सो डू समथिंग टू सेव आवर एनवायरनमेंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ लेट्स कम टू बायोस्फीयर रिजर्व। Children along with Professor Ahmed and Madhavji enter the Biosphere Reserve area।
यानी प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ बच्चे जो हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में आते हैं। माधव जी बताते हैं कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये वो एरिया है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होता है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन एन एरिया। किसी भी एरिया में पाए जाने वाले कीटाणु, जीवाणु, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो किसी भी एरिया का कल्चर और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट, यानी ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता, इसमें और भी बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। जैसे कि अभी हम पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनका नाम है बोरी और पंचमढ़ी। तो यहाँ पे आपको उसका दिया है फिगर, इसमें आप देख सकते हैं बोरी सेंचुरी, सतपुरा नेशनल पार्क। इसी तरह से ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। चलिए अब हम पढ़ते हैं फ्लोरा और फोना के बारे में। जैसे जैसे बच्चे जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व में मूव कर रहे हैं, वहाँ पे वो फॉरेस्ट की ग्रीन वेल्थ, ग्रीन प्लांट्स, इन सब को देख के बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो लंबे लंबे टीक ट्रीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, और फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स को देख के भी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तभी अचानक से पहेली ने एक रैबिट देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की। उसके पीछे वो भागने लगी, पर प्रोफेसर अहमद ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने ही हैबिटेट में कंफर्टेबल होते हैं, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर माधव जी ने बताया कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया को ही बिलोंग करते हैं, और ऐसे प्लांट और एनिमल जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम उस एरिया का फ्लोरा और फौना कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया है कि साल, टीक, मैंगो, जामुन, जो भी प्लांट्स है दैट आर फ्लोरा, और चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीता, लोपर्ड, ये सब जो है वो फौना है ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो अलग अलग जगहों के अलग अलग फ्लोरा और फौना हो सकते हैं, और यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग पिक्चर्स दिख रहे हैं जिसमें आप इन सबको देख सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में। सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट, यानी जल्द ही ग्रुप जो है वो डीप फॉरेस्ट के अंदर गए। वहाँ पे बच्चों ने बड़ी बड़ी स्क्विडल देखी और उन्हें देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। उन्होंने देखा कि ये जो स्क्विडल है इसके पास एक बड़ी सी फ्लफ़ी टेल है, और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है उनके बारे में जानने के लिए। माधव जी उन्हें बताते हैं कि ये जो है इसे जायंट स्क्विडल के नाम से जाना जाता है, और ये इसी एरिया में एंडेमिक है। अब एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होते हैं? तो ये वो प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज़ है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती। ये जो है सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया पे पाई जाती है, हर जगह नेचुरली ये नहीं पाई जाती। एंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में भी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री, यानी कोई एनिमल जो है वो किसी जोन में, किसी स्टेट में या किसी कंट्री में भी एंडेमिक हो सकता है। और फिर माधव जी जो है साल और विल्ड मैंगो की जो 2 ट्रीज़ हैं वो एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हैं कि ये एंडेमिक फ्लोरा है और सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। फिर ये जो बाइसन, इंडियन का जायंट स्क्विरल है, और जो फ्लाइंग स्क्विरल है, ये भी जो है इस एरिया के एंडेमिक फौना है। फिर प्रोफेसर अहमद जो है बताते हैं कि अगर हम इनकी हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन करेंगे, इनका नाश करेंगे, इनके हैबिटेट का नाश करेंगे, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, यानी पॉपुलेशन के बढ़ने से इनकी जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो सकती है और इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो भी एंडेंजर हो सकती है। चलिए अब पढ़ते हैं स्पीसीज़ के बारे में। स्पीसीज़ का मतलब अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो कि इंटरब्रीडिंग के कैपेबल है। इसका मतलब वो मेंबर्स ऑफ स्पीसीज जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज, यानी अपनी ओन स्पीसीज के साथ ही अपने ऑफस्प्रिंग को फर्टाइल कर सकते हैं। जैसे कैट कैन फर्टाइल ओनली विद कैट, नॉट विथ डॉग। इसी तरह से ये अपनी टाइप की स्पीसीज से ही फर्टाइल कर पाते हैं, और हर एक स्पीसीज के मेंबर के पास कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब हमें पढ़ना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तभी पहेली जो है एक बोर्ड देखती है जिस पे लिखा होता है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पे ना ही एनिमल्स को पकड़ा जा सकता है और ना ही उन्हें मारा जा सकता है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट की तरह होती हैं और ये जो है वाइल्ड एनिमल्स को सुटेबल लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वो बताती है कि जो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में रहते हैं उन्हें कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ के लिए अलाउ किया जाता है कि वो अपने लाइफ स्टॉक को चरा सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कुछ ही लिमिटेड उनको भी अथॉरिटीज़ दी गई होती है। कुछ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे कि ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक और ऐसे बहुत सारे होते हैं। इन्हें जो है प्रोटेक्ट किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। अब ये जो इंडियन सेंचुरीज़ हैं इनमें यूनिक लैंडस्केप है, लंबे लंबे फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और बहुत सारी तरह की लैंडस्केप आपको देखने को मिलेंगी। इट इज़ अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ। यानी बहुत ही दया करने वाली बात है कि ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि जो भी लोग उसके आसपास रहते हैं वो सब यहाँ पे आते हैं, एनिमल्स को इनरोच करते हैं और उनकी सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो तभी बच्चों को याद आता है ज़ू के बारे में, उन्हें पता चलता है कि ज़ू जो है उसमें भी तो एनिमल्स की प्रोटेक्शन की जाती है। तो क्या डिफरेंस है ज़ू में और इसमें, ये अब आपको बताना है। तो ज़ू में आप बता सकते हैं एनिमल्स को कैद करके किया जाता है, जबकि यहाँ पे उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट दी जाती है। दे आर फ्रीली टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट। अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क। तो रोड साइड में एक और बोर्ड था जिस पे लिखा था सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब बच्चे वहाँ जाने के लिए भी उत्सुक थे। तो माधव जी बताते हैं कि ये जो रिजर्व्स हैं बड़े लार्ज होते हैं, डाइवर्स होते हैं और इनमें पूरे इकोसिस्टम के सेट को प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, सब चीज़ों को यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है ये पहला रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। सबसे अच्छी क्वालिटी का इंडियन टीक यहीं पे पाया जाता है और यहाँ पे 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स भी हैं इंडिया में। ठीक है। और फिर ये जो सतपुड़ा नेशनल पार्क से यहाँ पे बहुत सारे रॉक शेल्टर्स है जिनसे पता चलता है कि पुराने ज़माने में लोग जो हैं इन्हीं जंगल में रहते थे और उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे पता चलता है। और ऑलमोस्ट 55 रॉक शेल्टर्स अब तक वहाँ पे पाए जाते हैं, अभी तक खोजे गए हैं। चिल्ड्रेन आगे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बोर्ड है जिस पे लिखा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो माधव जी उन्हें प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताते हैं जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए, उसकी ऑब्जेक्टिव ये सब चीज़ें इसमें दी गई थी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। टाइगर इज़ वन ऑफ द मेनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। यानी ये उन स्पीसीज़ में से एक है जो धीरे धीरे हमारे जंगलों से गायब हो जा रही है। पर ये जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है उसने बहुत अच्छा इंक्रीमेंट दिखाया है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लॉयंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज और बारहसिंगा जो है वो भी यहाँ पे पाए जाते थे। बट animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals। यानी वो एनिमल जिनका नंबर बहुत कम है और हो सकता है कि भविष्य में उन्हें एक्सटिंक्शन खत्म होना पड़े, जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो कि भविष्य में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं उन्हें हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। बूझो बताता है कि डायनासोर्स जो थे वो भी बहुत ही पुराने समय में वो एग्जिस्ट करते थे, पर उनके नेचुरल हैबिटेट में कुछ डिफरेंस आया और इसी वजह से वो एक्सटेंट हो गए। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो कि सारे नेशनल पार्क्स में इम्पोज होते हैं। यहाँ पे ना ही ग्रेजिंग हो सकती है, ना पोचिंग, ना हंटिंग, ना कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, ना कलेक्शन ऑफ फायरवुड, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। माधव जी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि बड़े एनिमल्स ही एक्सटिंक्ट में है, जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं ये ज़्यादा डेंजर में हैं, इनको एक्सटिंक्ट होने का ज़्यादा खतरा है। जैसे बहुत बार हम स्नेक्स को मार देते हैं, फ्रॉक्स को मार देते हैं, लिजार्ड्स को मार देते हैं, बैट्स को मार देते हैं, ये बिना जाने कि उनकी हमारी इकोसिस्टम में क्या वैल्यू है। तो अगर हम उनको किल कर रहे हैं इसका मतलब हम खुद को भी किसी ना किसी तरह से हार्म कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका साइज़ छोटा हो पर इकोसिस्टम में उनका रोल हम इग्नोर नहीं कर सकते। वही फूड चेन प्रिपेयर करते हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते। अब इकोसिस्टम क्या है वो देखते हैं।
इकोसिस्टम मतलब किसी भी एरिया का प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, सबको कहा जाता है इकोसिस्टम। चलिए अब हम पढ़ते हैं रेड डाटा बुक के बारे में। तो प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा बुक के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि ये एक ऐसी बुक है जिसमें सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, और इसको इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंटेन करती है। और इंडिया जो है वो भी हर साल हर टाइम जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो कि इंडिया में फाउंड होते हैं उनको उस डायरी में मेंटेन करवाती है। अब हम पढ़ते हैं माइग्रेशन के बारे में। अब ये जो एक्सकर्सन पार्टी है वो और अंदर जाती है फॉरेस्ट के, अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। तो वहाँ पे कहीं रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो पहेली देखती है कि बहुत सारे बर्ड्स जो है वो रिवर के पास प्रेजेंट है। तो माधव जी बताते हैं कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स जो है वो वर्ल्ड के किसी और पार्ट से फ्लाई करके आई हैं। क्यों फ्लाई करके आई हैं और हर साल फ्लाई करके आती हैं? किसकी वजह से? क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। बहुत ज़्यादा कोल्ड को ओवरकम नहीं कर पाती, उनमें सर्वाइव नहीं कर पाती, इसी वजह से वो दूसरी जगह पे माइग्रेट करती हैं। ऐसी ही बर्ड्स जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं, दूसरे लैंड में रीच करने के लिए उन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में। प्रोफेसर अहमद बच्चों का अटेंशन ड्रॉ करते हैं डिफॉरेस्टेशन का एक और कॉज में। वो बताते हैं कि 1 टन पेपर बनाने में 17 पूरे ग्रोन ट्रीज लगते हैं, इसीलिए हमें पेड़ को सेव करना चाहिए और एक पेपर को हम 5 से 7 बार रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बच्चा एक दिन में कम से कम 1 शीट पेपर बचाएगा, इसका मतलब वो 1 साल में बहुत सारे ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसीलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए, उसको रीयूज़ करना चाहिए और उसे रिसाइकल करना चाहिए। साथ ही साथ इससे हम ट्रीज़ को भी प्रोटेक्ट करेंगे, एनर्जी भी सेव करेंगे और वाटर भी सेव करेंगे, जो कि क्योंकि ये सब जो है पेपर को मैन्युफैक्चर करने में लगती है। साथ ही साथ बहुत सारा केमिकल जो कि इसको बनाने में यूज़ किया जाता है उसका अमाउंट भी रिड्यूस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीफॉरेस्ट्रेशन यानी फॉरेस्ट्रेशन फिर से कहना। तो फिर प्रोफेसर अहमद ने बताया कि डिफॉरेस्ट्रेशन का जवाब है रीफॉरेस्ट्रेशन। जितने पेड़ हमने काटे हैं उतने ही हम लगा देंगे तो उससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। जितने काटो उतने लगाओ। रीफॉरेस्ट्रेशन जो है नेचुरली होता है। अगर हम किसी भी ज़मीन को बहुत सारे पेड़ काट दिए, कुछ सालों तक अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, उस पर कोई घर नहीं बनाएंगे, तो भी वो अपने आप हो जाएगा। पर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ते ही नहीं, उस पर घर वर बनाने लगते हैं, डेवलपमेंट करने लगते हैं, और इसी की वजह से वो अपने आप नेचर जो है अपने आप को हील नहीं कर पाती। तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि इंडिया में हमारे पास एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। ये जो एक्ट है इसका एम है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ natural forest and meeting the basic needs of the people living in near the forest। तो कुछ रेस्ट के बाद माधव जी बच्चों को कहते हैं कि चलो अब वापस चलते हैं क्योंकि सनसेट होने वाला है और सनसेट के बाद यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। वापस जाते वक्त प्रोफेसर अहमद और बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा इस एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा माधव जी को थैंक कर रहे थे कि उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस उनसे शेयर किया और उन्हें इतने अच्छे से गाइड किया टू दिस वंडरफुल प्लेस। So this was our chapter. Our video has been finished. Wish you liked the video. Please subscribe the channel and thank you.